हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस के बारे में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है और कुछ एग्जांपल्स भी अपन ने देखे थे, जैसे हार्डनेस कैसे फाइंड आउट अपन करते हैं, कठोरता जल में, और आयरन का एस्टिमेशन, आयरन का निर्धारण। ऐसे कुछ एग्जांपल्स थे टाइट्रेशन के, वो अपन ने देखे थे। आज हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। ठीक है, तो 4 टाइप की कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है। 4 प्रकार के संकुल मिति अनुमापन है। इनको बारी बारी से अपन पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे डायरेक्ट टाइट्रेशन, यानी कि प्रत्यक्ष अनुमापन। सबसे सिंपल यही है। अपन ने लास्ट जो क्लास में जो देखा था, जितनी भी टाइट्रेशन थी वो सब डायरेक्ट टाइट्रेशन या प्रत्यक्ष अनुमापन के ही एग्जाम्पल थे। ठीक है, ये जो डायरेक्ट टाइट्रेशन है ये अपन कब उपयोग में लेते हैं, इनका उपयोग अपन कब लेते हैं कि जब जो धातु आयन जो है वो संकुल मितीय लिगेंड के साथ तेजी से रिएक्शन करता है, यानी कि जल्दी से रिएक्शन करता है, क्विकली जब ये रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में अपन डायरेक्ट टाइट्रेशन अपन यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट टाइट्रेशन जैसे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैग्नीशियम है, या आपने को कैल्शियम का एस्टिमेशन करना है, जिंक का, मैग्नीज का, निकल का या कॉपर का। इस तरह के जो मेटल्स है, अगर अपने को एस्टिमेशन करना है तो अपन वहां पे डायरेक्ट जो टाइट्रेशन है वो मेथड अपन काम में ले सकते हैं। डायरेक्ट टाइट्रेशन और कुछ नहीं है। डायरेक्ट टाइट्रेशन में सीधा अपन ईडीटीए एज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग लिगेंड की तरह उसको यूज में लेते हैं, और इंडिकेटर अपन जनरली ईबीटी या म्यूरेक्साइड इंडिकेटर अपन यूज में लेते हैं। वो सब ये सब डायरेक्ट टाइट्रेशन में आता है। जो भी अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था वो सारे डायरेक्ट टाइट्रेशन के एग्जांपल्स है ना। तो 2 चीज अपन ने यहाँ पे देखी। पहला कि अगर जो मेटल है और जो लिगेंड है, अगर इनके बीच में तेजी से अगर रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट टाइट्रेशन अपन वहां पे यूज में ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये कुछ एग्जांपल्स है ना। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीज है, निकल है और कॉपर है। इस तरह के अगर मेटल्स का अगर अपने को एस्टिमेशन करना है, या आयरन है, तो उस कंडीशन में अपन इस मेथड को अपन यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि जब भी अपन डायरेक्ट टाइट्रेशन अपन काम में लेते हैं, डायरेक्ट टाइट्रेशन अगर अपन करते हैं तो उसके लिए गुड मेटल इंडिकेटर होना चाहिए, है ना। गुड मेटल इंडिकेटर का क्या मतलब है कि जो एंड पॉइंट पर क्लियरली कलर शो करे। क्लियर कलर जब शो होता है एंड पॉइंट पर, ठीक है, इसका मतलब है कि वो गुड मेटल इंडिकेटर है और वो उस पीएच रेंज में अच्छे से वर्क कर रहा हो, है ना। जैसे कुछ इंडिकेटर होते हैं जो क्लियर कलर शो नहीं करते, क्लियरली में पता नहीं चला कि कब कलर चेंज हुआ और कब जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई, तो उस कंडीशन में अपन बोलेंगे कि वो गुड मेटल इंडिकेटर नहीं है। लेकिन अगर क्लियर कलर चेंज अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में वो जो मेटल इंडिकेटर है, धातु सूचक है, वो क्या है, अच्छा है। ठीक है, ऐसी जो टाइट्रेशन होती है उसमें रिएक्शन किस तरह से होती है। मान लो एक मेटल है, M+2 एक मेटल है और इसकी टाइट्रेशन अपन कर रहे हैं EDTA के साथ में, EDTA 4- के साथ में जब इसकी टाइट्रेशन होगी तो मेटल और EDTA का यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, मेटल EDTA का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह की रिएक्शन इनमें होती है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड टाइप है बैक टाइट्रेशन, प्रत्यावर्ती या पश्च अनुमापन। देखो, बैक टाइट्रेशन अपन कब काम में लेते हैं कि जब जो धातु आयन है वो लिगेंड्स के साथ में धीरे धीरे रिएक्शन करता है ना। जो मेटल है वो लिगेंड के साथ में रिएक्शन जो है उसकी वो बहुत धीरे है, ठीक है, तेजी से रिएक्शन नहीं कर रहा है। जो लिगेंड है वो मेटल के साथ में, है ना, स्पीड से रिएक्शन नहीं कर पा रहा है, या फिर जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है उसकी जो रेट है वो क्या है, बहुत कम है। तो उस कंडीशन में अपन बैक टाइट्रेशन अपन वहां पे यूज में लेते हैं, है ना।
एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, जैसे मान लो क्रोमियम थर्ड का अगर अपने को एस्टिमेशन करना है, तो उस कंडीशन में अपन बेक टाइट्रेशन को यूज में लेते हैं। मेथड क्या है ना, कैसे काम करती है बेक टाइट्रेशन, देखो। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे क्रोमियम थर्ड का सॉल्यूशन है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में क्रोमियम थर्ड आयन है ना, और मुझे इनका एस्टिमेशन करना है, मुझे पता करना है कि इस सॉल्यूशन में कितने क्रोमियम थर्ड आयन है या फिर इसकी सांद्रता कंसंट्रेशन क्या है इस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे इसकी टाइट्रेशन करूँ, अगर ईडीटीए के साथ में, अगर मैं ईडीटीए के साथ में इसकी टाइट्रेशन करता हूँ, तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो बहुत स्लो होगी। क्रोमियम थर्ड के साथ ईडीटीए का जो कॉम्प्लेक्स है, उसके बनने की जो रेट है वो क्या होगी, बहुत कम होगी। बनने की अगर रेट कम है, तो जितना ईडीटीए अगर मैं इसमें डालूंगा बराबर मात्रा में, रिएक्शन कंप्लीट हो उसकी बराबर मात्रा में, तो ये कंप्लीटली क्रोमियम को कंज्यूम नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिएक्शन की रेट क्या है, बहुत कम है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना। उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं एक्सेस में ईडीटीए इसमें मिलाऊंगा, एक्सेस में यानी कि अतिरिक्त मात्रा में ईडीटीए इस सॉल्यूशन में अगर मैं ऐड करता हूं, तो क्या होगा कि जितना ईडीटीए क्रोमियम को चाहिए उतना तो ये रिएक्शन कर लेगा, है ना, और बाकी बचा हुआ ईडीटीए है वो ऐसा ही बचा रहेगा। जैसे मान लो अगर इस सॉल्यूशन में क्रोमियम के 100 मॉलिक्यूल है और मैंने इसमें ईडीटीए मिला दिया कितना, 150 मॉलिक्यूल ऑफ ईडीटीए, है ना, 150 ईडीटीए के मॉलिक्यूल मैंने इसमें मिला दिया, एक्सेस में मिला दिया, ठीक है। तो एक क्रोमियम के मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक ईडीटीए का मॉलिक्यूल काम में आएगा, तो 100 जो ईडीटीए है वो तो क्रोमियम के साथ में कंज्यूम हो गए, और बच गए कितने, मान लो 50 मॉलिक्यूल इसके बच गए, 50 मॉलिक्यूल ईडीटीए के बच गए। लेकिन मुझे थोड़ी पता है कि 50 बच गए, मैंने सॉल्यूशन में क्रोमियम गिनने थोड़ी बैठा था मैं कि क्रोमियम कितना है ना। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं टाइट्रेशन ही क्यों करता, मुझे नहीं पता कि इसमें क्रोमियम कितना है, मैं सिर्फ सपोज करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो 100 क्रोमियम थे और उनके साथ में 100 ईडीटीए ने कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो बचा हुआ ईडीटीए कितना है ना, उसी से तो मुझे पता चलेगा कि क्रोमियम ने कितना यूज कर लिया। जैसे मान लो मुझे ये तो ध्यान है कि मैंने 150 डाला था और 150 में से क्रोमियम कुछ यूज कर लेगा, ठीक है, और उसके बाद जो बचेगा अगर मैं उसका पता लगा लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि क्रोमियम ने कितना यूज में लिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में बचे हुए ईडीटीए को मैं कैसे ज्ञात करूं, उसके लिए अपन काम में लेते हैं बैक टाइट्रेशन। क्या काम में लेंगे, बैक टाइट्रेशन, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, जैसे मान लो ये क्रोमियम थर्ड का सॉल्यूशन है, क्रोमियम थर्ड का सॉल्यूशन है और इसकी रिएक्शन ईडीटीए के साथ में हो रही है, एक्सेस में ईडीटीए डाला, ठीक है। तो जो ईडीटीए रिमेनिंग है, रिमेनिंग ईडीटीए जो बच गया, मुझे उसका पता लगाना है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी सॉल्यूशन में क्या करूंगा, मैग्नीशियम का सॉल्यूशन डालूंगा, है ना। इसी सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा, मैग्नीशियम का सॉल्यूशन डालूंगा। अब ये जो मैग्नीशियम आयन है, ये मैग्नीशियम आयन है, ये बचे हुए ईडीटीए के साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, बचे हुए ईडीटीए के साथ में संकुल का निर्माण कर लेंगे। उस कंडीशन में मैं ये पता लगा सकता हूं कि ये जो बचा हुआ ईडीटीए था वो कितना था, क्योंकि जितना मेरा मैग्नीशियम कंज्यूम होगा उतना ही ईडीटीए इसके अंदर प्रेजेंट था। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को अपन बोलते हैं बैक टाइट्रेशन, है ना, पश्च अनुमापन। इसमें अपन ने क्या किया, इसमें हमने किया कि क्रोमियम थर्ड के निर्धारण के लिए अतिरिक्त ईडीटीए हमने इसके अंदर मिलाया, फिर इसे कुछ समय तक अपन ने उबाला, इससे रिएक्शन कंप्लीट हो जाए क्रोमियम की और ईडीटीए की। फिर उसके बाद, है ना, स्टैंडर्ड मैग्नीशियम का सॉल्यूशन लिया और उससे अपन ने इसको टाइट्रेट किया, ठीक है। ये बैक टाइट्रेशन का मेथड है ना। ये अपन कब यूज में लेते हैं, ये अपन तब यूज में लेते हैं, दो कंडीशन है, एक तो कि जब मेटल के साथ में ईडीटीए की रिएक्शन है वो बहुत स्लो हो, एक तो उस कंडीशन में। दूसरा कि जब अपने पास अगर, है ना, अपने पास सुटेबल इंडिकेटर प्रेजेंट नहीं हो, मतलब ऐसा कोई इंडिकेटर अपने पास प्रेजेंट नहीं है उस मेटल आयन के लिए कि जो कलर चेंज टाइम पे शो करे, तो उस कंडीशन में अपन ये
मेथड अपन ये काम में लेते हैं। समझ में आ गया, ये बैक टाइट्रेशन का मेथड है। नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड है प्रतिस्थापन। ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंटरेस्टिंग जो मेथड्स है टाइट्रेशन के वो अपन देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। सबसे पहला वाला तो वो जनरल था जो अपन हमेशा ही देखते हैं, बेक टाइट्रेशन। आज हमने बिल्कुल नया कुछ, है ना, कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ा है। फिर उसके बाद है तीसरा है सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन या फिर प्रतिस्थापन अनुमापन। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें मेटल आयन को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, प्रतिस्थापित किया जाएगा, फिर उसके बाद टाइट्रेशन करी जाएगी। ठीक है, देखो ये मेथड अपन कब काम में लेते हैं कि जब धात्विक जो संकुल है, मेटल जो कॉम्प्लेक्स है, वो अंतिम बिंदु पर रंग परिवर्तन नहीं करते। सही बात है। कोई भी अपन जब टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, उसका पता हमें कैसे चलता है? कलर चेंज से। लेकिन कलर चेंज ही अगर नहीं हो रहा है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि टाइट्रेशन कब कंप्लीट हुई। तो उस कंडीशन में अपन जो मेटल आयन है उसकी जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, उसका सही निर्धारण अपन नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में अपन प्रतिस्थापन अनुमापन या फिर सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन अपन यूज में लेते हैं वहां पे। ठीक है, पर इस मेथड में अपन क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक मेटल आयन है, एक सॉल्यूशन है मेरे पास, एक, है ना, बीकर में एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में कोई मेटल आयन है M+2 आयन, ना कौन सा है वो मुझे नहीं पता, मान लो M+2 मेटल आयन है। ठीक है, अब मुझे इसका निर्धारण करना है EDTA के साथ में अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ इसकी, और मैं एक इंडिकेटर अगर मैं यूज में ले रहा हूँ लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होने पे इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये टाइट्रेशन सक्सेस नहीं है। ठीक है, फिर मैं क्या करूँ? फिर मैं एक मेथड काम में लेता हूँ सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन। सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन में मैं क्या करूंगा, है ना, मैं क्या करूंगा, मैग्नीशियम EDTA का कॉम्प्लेक्स यूज में लूंगा। क्या करूंगा? मैग्नीशियम EDTA का कॉम्प्लेक्स में यूज में लूंगा। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैग्नीशियम EDTA का कॉम्प्लेक्स में लाऊंगा। मैग्नीशियम EDTA का कॉम्प्लेक्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने पे क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स में और इस मेटल आयन में एक रिएक्शन होगी, और वो रिएक्शन किस प्रकार से होगी देखते हैं अपन यहाँ पे। कि मान लो ये मेटल आयन है और इस मेटल आयन में मैंने मैग्नीशियम EDTA का कॉम्प्लेक्स मैंने ऐड किया। ठीक है, उस कंडीशन पे क्या होगा, देखो होना क्या चाहिए। देखो ये जो मैग्नीशियम EDTA का जो कॉम्प्लेक्स है ये वीक कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? वीक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वीक कॉम्प्लेक्स है ना, दुर्बल, दुर्बल संकुल है ये। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो मेटल आयन है, ये मेटल आयन यहां से मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और खुद EDTA के साथ में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। खुद EDTA के साथ में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे जो मैग्नीशियम आयन है वो फ्री हो जाएंगे। ठीक है, ये जो मैग्नीशियम EDTA का जो कॉम्प्लेक्स है ये वीक कॉम्प्लेक्स है। ये मैंने किसके कंपैरिजन में बताया? इसके कंपैरिजन में, कंपेयर टू इट, यानी कि इसकी तुलना में। इसकी तुलना में ये वीक कॉम्प्लेक्स है, दुर्बल संकुल है। किसकी तुलना में? ये जो नया कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना है ना। तो अगर ये वीक कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ से ये जो मेटल आयन है ये मैग्नीशियम को रिप्लेस करके एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि मेटल EDTA का कॉम्प्लेक्स होगा। इस रिएक्शन में हुआ क्या? इस रिएक्शन में हुआ कि मैग्नीशियम आयन है वो यहाँ पे मुक्त हुए। मैग्नीशियम आयन क्या हुए? मुक्त हुए, रिलीज हुए यहाँ पे। ठीक है, चलो इतना हो गया, है ना। अब मैग्नीशियम आयन अगर यहाँ पे रिलीज हुए तो इसका मैं क्या करूं, है ना। मुझे तो टाइट्रेशन से मतलब है, मुझे किससे मतलब है?
मुझे निकालना है ये जो M+2 आयन है ये कितने हैं, मुझे तो इससे मतलब है, मुझे मैग्नीशियम आयन से थोड़ी मतलब है। ठीक है, लेकिन अगर अपन इस रिएक्शन को अगर अपन ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि जितने M+2 आयन है उतने ही यहाँ पे मैग्नीशियम आयन बनेंगे, है ना। अगर एक M+2 आयन है तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम आयन ही तो मुक्त होगा, एक मैग्नीशियम आयन ही तो यहाँ पे रिलीज होगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी तरह से ये पता लगा लूं कि कितने मैग्नीशियम आयन रिलीज हुए तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन में कितने मेटल आयन थे। सही बात है ना। तो अब मैग्नीशियम आयन को मैं कैसे पता लगाऊं, कि ये तो बहुत सिंपल है मैग्नीशियम आयन का पता लगाना, कल ही अपन ने मेथड पढ़ा था। ठीक है, ईडीटी के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई थी, है ना। मैग्नीशियम का तो इजीली अपन डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट टाइट्रेशन से अपन मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। जो पहला टाइप अपन ने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन तो अपन इजीली निकाल सकते हैं, किसके साथ टाइट्रेट करके, इसको ईडीटीए के साथ, इसको ईडीटीए के साथ टाइट्रेट करके साथ में एरिक्रोम ब्लैक टी यहाँ पे इंडिकेटर यूज में करके मैग्नीशियम की सांद्रता तो अपन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जितने मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन आएगी उतनी ही यहाँ पे M+2 आयनों की कंसंट्रेशन होगी। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को अपन कहते हैं प्रतिस्थापन अनुमापन या फिर सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन। ओके, प्रतिस्थापन अनुमापन का अपन एक एग्जांपल यहाँ पे और देख सकते हैं कि मान लो अपने को, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है सिल्वर का, ये जो सॉल्यूशन है इसमें आयन से सिल्वर, सिल्वर आयन से। ठीक है, और मुझे इन सिल्वर आयंस का एस्टिमेशन करना है, इन सिल्वर आयंस का एस्टिमेशन करना है। मैं डायरेक्टली इनका एस्टिमेशन नहीं कर पा रहा, कुछ भी रीजन हो सकता है कि इंडिकेटर यहाँ पे कलर चेंज नहीं करना, या फिर हो सकता है कि ईडीटीए की इसके साथ में रिएक्शन नहीं हो रही, कुछ भी हो सकता है। तो फिर उस कंडीशन में मैं क्या करूं, उस कंडीशन में मुझे ये करना पड़ेगा, अगर मान लो मैं सिल्वर आयन को किसी दूसरे आयन से रिप्लेस कर दूं, जैसा अपन ने पहले किया, मेटल आयन को मैग्नीशियम से रिप्लेस किया और फिर मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन निकाल ली, क्या मैं यहाँ पे भी वही कर सकता हूँ क्या, क्या मैं सिल्वर आयन को किसी दूसरे आयन से रिप्लेस कर दूं और फिर उस आयन की कंसंट्रेशन निकाल दूं तो मुझे सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कैसे करूंगा मैं, ये निकिल साइनाइड का एक कॉम्प्लेक्स है, इसको यूज में लेके, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास सिल्वर है और इसमें मैं निकिल साइनाइड का ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इसके अंदर मैं ऐड करता हूं, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये मैंने इसमें ऐड किया। जैसे ही मैं ये कॉम्प्लेक्स इसमें ऐड करूंगा तो इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होगी, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। और रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन होगी कि सिल्वर जो है निकिल को रिप्लेस कर देगा, यहां से सिल्वर जो है वो निकिल आयन को यहां से रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करने के बाद क्या होगा, एक नया कॉम्प्लेक्स यहां पे बनेगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना और यहां से निकिल जो आयन है वो यहाँ पे फ्री हो गए, निकिल जो आयन है वो यहाँ पे फ्री हो गए। अब अपने को ये देखना है कि जितनी मात्रा में सिल्वर यहाँ पे प्रेजेंट है ना, उसकी आधी मात्रा में निकिल आयन यहाँ पे बनेंगे, है ना। यानी कि 2 सिल्वर जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो गए, यहाँ पे निकिल के इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, अब मैं सिल्वर की कंसंट्रेशन तो मैं डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहा, लेकिन मैं निकिल की तो डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, डायरेक्ट टाइट्रेशन से। निकिल की जो कंसंट्रेशन है वो मैं डायरेक्ट टाइट्रेशन से निकाल सकता हूं, और इसको मैं किसके साथ में टाइट्रेट करूंगा, इसको टाइट्रेट करूंगा मैं ईडीटी के साथ में। ईडीटी के साथ में जब इसको मैं टाइट्रेट करूंगा, इसका अनुमापन करूंगा, तो मेरे पास निकिल की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, और निकिल की कंसंट्रेशन आते ही मैं यहाँ पे सिल्वर की कंसंट्रेशन आराम से निकाल सकता हूँ। समझ में आया। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन जो टाइट्रेशन है उसको अपन यूज में ले सकते हैं।
अब टाइट्रेशन का जो लास्ट मेथड है वो इस प्रकार से है, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, अप्रत्यक्ष अनुमापन। ठीक है, चौथा मेथड कौन सा है, इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष अनुमापन। देखो ये बिल्कुल अलग ही है ना। पहले के जो तीन मेथड अपन ने देखे उसमें अपन एस्टिमेट करना चाह रहे थे मेटल आयंस को, किसका एस्टिमेशन करना चाह रहे अपन, मेटल आयंस को। ठीक है, पहले के तीन मेथड में डायरेक्ट टाइट्रेशन, बेक टाइट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन, इन तीनों मेथड में। लेकिन ये जो मेथड है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, ये काम आता है एनाइंस के एस्टिमेशन में, कैटाइंस में नहीं, है ना। ये यूज में आता है एनाइंस के एस्टिमेशन में, जैसे फॉस्फेट हुआ, सल्फेट हुआ, क्लोराइड्स हुए, है ना। ठीक है, इस तरह के जो एनाइंस है उनके निर्धारण में अपन ये जो इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मुझे फॉस्फेट का एस्टिमेशन करना, एक सॉल्यूशन है मेरे पास एक सॉल्यूशन है इसमें फॉस्फेट आयंस है। ठीक है, और मुझे इस सॉल्यूशन में पता लगाना है कि जो फॉस्फेट आयंस है इनकी मात्रा कितनी है, क्वांटिटी, इनकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो फॉस्फेट्स को क्या करूंगा, प्रेसिपिटेट करूंगा, इनका अवक्षेपण करूंगा, है ना। कुछ मेटल आयंस इसमें डाल के, जैसे मैग्नीशियम के साथ में इसको अगर रिएक्शन करवाऊं तो मैग्नीशियम और अमोनियम फॉस्फेट का यहाँ पे प्रेसिपिटेट अगर मेरे को मिल गया, जैसे मान लो इसका प्रेसिपिटेशन मैंने करवा दिया, अवक्षेपित इसको करवा दिया, और मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का प्रेसिपिटेट मुझे मिल गया। ठीक है, अब प्रेसिपिटेट आने से मुझे कैसे पता चला कि इसमें फॉस्फेट की मात्रा कितनी है, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो पीपीटी मेरे पास आया है ना, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का जो पीपीटी आया है, इस पीपीटी को मैं डिसॉल्व करूंगा ईडीटीए में। ईडीटीए में इसको, इस प्रेसिपिटेट को मैं ईडीटीए में डिसॉल्व करूंगा। ठीक है, जब मैं इसको ईडीटीए में डिसॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां से जो ईडीटीए जो सॉल्यूशन है वो फ्री होगा, है ना। ईडीटीए सॉल्यूशन कैसे फ्री होगा, क्योंकि कुछ मात्रा में जो ईडीटीए है वो इस प्रेसिपिटेट को घोलने में काम आ जाएगा। ठीक है, और जो बचा हुआ जो ईडीटीए है वो कितना बचा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, वापस से यहाँ पे बैक टाइट्रेशन करूंगा। ठीक है, और बैक टाइट्रेशन किसके साथ में करेंगे अपन, स्टैंडर्ड मैग्नीशियम के सॉल्यूशन के साथ में इसको बैक टाइट्रेट करेंगे, तो बचा हुआ जो ईडीटीए है वो हमें पता चल जाएगा कि कितना ईडीटीए यहाँ पे बचा है। समझ में आया। तो इस तरह से अपन इनडायरेक्टली अपन जो एनायंस है उनका एस्टिमेशन अपन कर सकते हैं। ठीक है, अदर इसमें एग्जांपल अगर अपन देखें, सल्फेट का अगर अपने को एस्टिमेशन करना है तो अपन बेरियम सल्फेट के रूप में पहले इसका प्रेसिपिटेट बनाएंगे और फिर उसके बाद बैक टाइट्रेशन से सल्फेट का एस्टिमेशन अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चार प्रकार की जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है ये अपन ने यहाँ पर देखी। अब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में सबसे लास्ट में अपन देखेंगे कि इनके उपयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है। टाइट्रेशन तो अपन ने पढ़ ली, इनके टाइप्स भी पढ़ लिए, देख भी लिया कि ईडीटीएन में यूज आता है, लेकिन वास्तव में अपन कहाँ कहाँ इन टाइट्रेशंस का उपयोग करते हैं वो भी एक बार अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाटर एनालिसिस में इसका बहुत ज्यादा यूज आता है। हार्डनेस तो लगभग अपन हर लेबोरेटरी में निकालते ही है, और हार्डनेस में अपन कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो उस कंडीशन में अपने को कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन अपने को यूज में लेना होता है, जो अपन ने पढ़ा भी है, पहले अपन ने ये पढ़ लिया। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा निकालने में ये सहायक है। इसके अलावा और कहाँ यूज में ले सकते हैं अपन, दूसरा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कहाँ काम आएगा, जैसे मान लो कोई भी जो टेबलेट है या दवाई है, उस दवाई में मेटल आयन अगर है और अपने को पता करना है कि उनकी मात्रा कितनी है। ठीक है, मेटल आयन अगर उसमें है तो उनकी मात्रा कितनी है, उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो उसका सॉल्यूशन बना के अपन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की सहायता से उनकी मात्रा का पता अपन कर सकते हैं दवाओं में। ठीक है, तीसरा है बायोलॉजिकल एनालिसिस।
जैसे मान लो ब्लड का सैंपल है और यूरिन का सैंपल है, ठीक है, और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि बॉडी में क्या हो, कई प्रकार के मेटल्स होते हैं और कई प्रकार के टॉक्सिक जो मेटल्स है वो भी बॉडी में एंटर करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से करें, जैसे लेड है, मरकरी है, कैडमियम है। इस तरह के जो मेटल्स है वो ब्लड में एंटर करते हैं और यूरिन के थ्रू कुछ मात्रा में वो बाहर भी निकल जाते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ब्लड के सैंपल में और यूरिन के सैंपल में अपने को अगर मेटल्स का अगर एनालिसिस करना है तो अपन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक जो टाइट्रेशन है वो अपन यहाँ पे यूज में लेते हैं, लेबोरेटरी में नॉर्मली यूज में आता है। ईडीटीए तो बहुत फेमस है, ईडीटीए लगभग हर जगह काम आता है, टाइट्रेशन में बहुत ज्यादा काम आता है ईडीटीए, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी, विष विज्ञान, तो यहाँ पर भी जैसे बॉडी के फ्लूइड्स है, जैसे ब्रेन फ्लूइड्स है गुर्दे में या ब्लड में, इनमें अगर टॉक्सिक मेटल्स की कंसंट्रेशन अगर फाइंड आउट करनी है तो अपन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। जो टॉक्सिक मेटल्स है ये कितनी मात्रा में बॉडी में प्रेजेंट है, इनका पता लगाने के लिए अपन इन टाइट्रेशन को यूज में लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे थ्योरीज ऑफ मेटलोक्रोम इंडिकेटर्स। मेटलोक्रोम जो इंडिकेटर्स है उनके सिद्धांत क्या है ना, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में ये जो इंडिकेटर्स है ये किस प्रकार से काम करते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे।